अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि स्प्रिंग की बात हो रही है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्लूड होगी यहाँ पर। क्योंकि जब आप स्प्रिंग को अनएक्सटेंडेड रखते हो उसके बाद आप उसे एक्सटेंड करते हो, तो डेफिनेटली जो उसमें चेंज आता है, तो उसमें एनर्जी भी स्टोर होती है क्योंकि आप वर्क डन करते हो वहाँ पर स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में, और इसके रिजल्ट में आपको मिलती है एनर्जी। जैसे यानी स्ट्रेच्ड है, अब ये स्ट्रेच फॉर्म है। अब इन दोनों कंडीशन में क्या हुआ कि जो एक्सटेंशन हो रही है उसके रिजल्ट में आपको एनर्जी भी मिल जाएगी, और एनर्जी को आप रिप्रेजेंट इस तरह से करोगे, वर्क डन ऑन स्प्रिंग इज इक्वल्स टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जितना भी वर्क डन किया आपने स्प्रिंग पे उसे मूव करने में, वो रिस्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी रिस्टोर हो रही है, यानी एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर हो रही है वो डिफॉर्मेशन के उसमें स्टोर हो रही है। और अगर हम इसे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक अगर कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का जो ग्राफ था उसे एक बार अगर ड्रॉ करें, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन बनती है, अब आप इसमें लोडिंग अनलोडिंग वाली बात तो सेम रहेगी। और अगर आप इसका एरिया अंडर द कर्व देखो, फोर्स और एक्सटेंशन के लिए, ठीक है, तो अगर आप इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हो, तो एरिया अंडर द कर्व के अकॉर्डिंग आपको राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना होगा। और अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, ये 1/2 बेस इंटू हाइट होना चाहिए। ठीक है, अब बेस पे एक्सटेंशन है और हाइट पर एफ की वैल्यू है, एफ इंटू एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया अंडर द कर्व आप यूज करते हो, तो एरिया अंडर द कर्व आपको रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को, तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है एफ एक्स, तो इससे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ के एक्स। ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास डिफॉर्मेशन चैप्टर का। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप इसमें अगर के की जगह पर या एफ की जगह पर, सॉरी, यहाँ पे के लिख दिया हमने, ये एफ है, और एफ की जगह पर अगर आप रिप्लेस करते हो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली के एक्स, ठीक है, तो अगर हम एफ की जगह पर के एक्स रख दें तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल भी आप लिख सकते हो।
ठीक है, ये हो जाएगा kx²। तो ये क्वेश्चन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, और वो बहुत इजीली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा इसमें काम नहीं करना पड़ेगा, वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, और दोनों फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये तो हो गया डायरेक्ट लिंक की बात। ठीक है, अब डायरेक्ट लिंक के अलावा अगर आप इसमें बात करते हो कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें इलास्टिक लिमिट तक अगर आप चले जाओ, तो इलास्टिक लिमिट तक जाने का मतलब ये हुआ कि वहां पर तो जाने के बाद बॉडी की पोजीशन रिस्टोर नहीं हो रही। ये जो अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो इसमें तो एनर्जी रिस्टोर नहीं होगी। ठीक है, तो अब एनर्जी रिस्टोर ना होने का मतलब ये हुआ कि जब आप इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करोगे, तो एरिया अंडर द कर्व के साथ आपको लॉस्ट पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अभी आप इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर एक बार और ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक और बार ड्रॉ करते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप लोडिंग करोगे अगर, और या लोडिंग हो जाएगी, तो एरिया अंडर द कर्व तो इसमें आप वैसे ही कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व। लेकिन ये जो बाकी पार्टीशन आपको नजर आ रहा है, अब ये पार्टीशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो मेन कंसर्न ये है कि ये जो पार्टीशन बाकी बचा, ठीक है, ये पार्टीशन होगा लॉस्ट एनर्जी के लिए, जो एनर्जी लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, फोर्स न्यूटन एक्सटेंशन मीटर। और ये जो येलो रीजन हमने मार्क किया है, तो ये वाली जो एनर्जी है, ये आपको मिली है ड्यू टू परमानेंट डिफॉर्मेशन। अच्छा, परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, लॉस्ट एज हीट फ्रॉम द बॉडी। तो ये आपके पास हो जाएगा इसकी एनर्जी का कॉन्सेप्ट।